गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार देश की मौलिक विधि होती है। क्यों? क्योंकि सामान्य अधिकार से अलग होती है और ये संविधान में उल्लेखित है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है और ये संविधान द्वारा रक्षित होते हैं, यानी इनकी रक्षा संविधान के अंतर्गत होती है और संविधान के द्वारा ही प्रवर्त होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सामान्य अधिकार और मूल अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि इनके पीछे संविधान की एक शक्ति है। मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। इनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये भी पैदा होता है कि भारत में भारतीयों के लिए क्यों मूल अधिकारों की आवश्यकता है। हम सभी को पता है कि भारत एक लंबे अरसे से गुलाम राष्ट्र रहा है। तो जो हम स्वतंत्र हुए और हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो हमारी संविधान सभा के सदस्यों की एक सबसे बड़ी मनोकामना थी कि हम सदियों से जो गुलाम रहे हैं, इस भारतीय जनता, इस भारतीय नागरिक को हम ऐसे मौलिक अधिकार देंगे जो अपने जीवन का उच्चतम और सर्वांगीण विकास कर सकें। लेकिन कुछ और ऐसी परिस्थितियाँ भी थी, जैसे भारत की अधिकतर जनता निरक्षर होने के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों को नहीं समझती थी। इसलिए ये खतरा लगातार विद्यमान था कि कहीं राज्य उसके मूल अधिकारों का हनन न कर दे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उस समय हमारी कई चुनौतियाँ थी। तो उसमें एक ये भी था कि अगर जो जनता है या जो नागरिक हैं अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं हो, या अपने क्या राजनीतिक हित हैं, क्या अधिकार है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो ये स्वाभाविक है कि राज्य कभी भी उनके अधिकारों का हनन कर सकता था। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली हमने अपने, तो संसदीय शासन प्रणाली में ये खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है और जिसका अर्थ ये हुआ कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वालों को कानून भी बना सकती थी। स्वाभाविक है, कभी भी कोई भी सरकार अपने बहुमत के आवेश में कभी भी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती थी। इसलिए ये संविधान में उपबंध करना बेहद जरूरी था कि किसी भी प्रकार से नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट हैं, किसी को ये शक्ति नहीं है कि उसको सीमित किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। इसलिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका संविधान में उल्लेख मूल अधिकारों के तौर पर किया गया है। दूसरा, भारत में धार्मिक और नस्लीय वैविध्य काफ़ी ज़्यादा है तथा अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कम जनसंख्या के कारण सरकार के निर्माण में प्राय कमजोर सिद्ध होते हैं। तो ये खतरा भी महसूस किया जा रहा था कि यदि बहुसंख्यक लोग किसी एक संप्रदायवादी दल के पक्ष में आ जाए तो उस दल की सरकार विभेदकारी कानून बना सकती है और बहुमत की ऐसी तानाशाही से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी मूल अधिकारों की जरूरत होती है। ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण था। और दूसरा, भारत में संघात्मक पद्धति अर्थात फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया गया था और ये संभावना अपनी जगह कायम थी कि कहीं किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार न छीनने लगे। इसलिए ये जरूरी था कि हमारे संविधान में इनका उल्लेख किया जाए। हमारे संविधान के भाग 3 में बहुत ही विस्तृत रूप से इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक एक करके समझ रहे हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। चौथा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 तक। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी समझना जरूरी है कि हमारे मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया और एक सामान्य अधिकार के तौर पर
300A में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। आपको समझना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार के तौर पर 300A में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे, तो 7, वर्तमान में कितने, 6। तो इस प्रकार हमने देखा ये मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। दूसरा, हम एक और समझ रहे हैं कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, जब हमारा संविधान सभा निर्माण किया गया था तो उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। इंदिरा गांधी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया गया था, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। उन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उसमें समावेश किया गया। जब ये जोड़े गए थे उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में इनका समावेश है। अगली जो हमारी विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP इसको कहा जाता है। देखिए, इनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए, मैंने आपको पहले समझाया कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, न कि नागरिकों के लिए। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये जरूरी है कि राज्य जब भी अपने जो भी आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, जिस किसी प्रकार के जो आयोजन करता है अर्थात अपनी योजनाओं का निर्माण करता है, तो उसके सम्मुख क्या आदर्श होंगे, वो किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, यानी सरकार के समक्ष जो अपने पथ प्रदर्शक के लिए किन किन उद्देश्यों को सामने रखकर अपनी योजनाओं का निर्माण करेगा, सामाजिक न्याय का, सामाजिक कल्याण के जो कार्य करेंगे, उनका पूरा उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए थे, यानी हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए, तो कह सकते हैं आंसर आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है, ये वाद योग्य है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में अगर कोई सरकार इसका उल्लंघन भी करे तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अगर मौलिक अधिकारों की कोई सरकार, कोई राज्य अगर उनका उल्लंघन करे तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझे कि हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इसमें एक इनके माध्यम से भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत अध्ययन जब हम इसके पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे और भी विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगली जो हमारी विशेषता है वो है समाजवादी राज्य। देखिए, भारत स्वतंत्रता के बाद और भारत के जो प्रमुख हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे और अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में, और बाद में जितने भी हमारे प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, तो वो सभी एक समाजवादी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव था। तो स्वाभाविक है कि तत्कालीन समय की जो विश्व की परिस्थितियाँ थी, तो उनसे भी हम प्रभावित होकर हमारी सरकार ने ये तय किया था कि हम एक समाजवादी राज्य के तौर पर हमारे यहाँ पर राजनीतिक संरचना का एक ढांचा स्थापित करेंगे। समाजवादी, इसका अर्थ यह है कि भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। ये स्पष्ट है कि समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। जब हमारा संविधान बनाया गया, निर्माण किया गया और लागू किया गया, तत्कालीन समय में समाजवाद शब्द का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं था। इसका उल्लेख 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में शामिल किया गया। यानी इंदिरा गांधी सरकार के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो उसमें ये समाजवाद शब्द का हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया था। अब हमारे लिए देखो, समाजवाद और समाजवादी विचारधारा और ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। इसकी अलग अलग विचारधारा है। हर देश ने, हर विचारक ने इसको अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है, यानी इसको हर देश ने अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल उसको समझने का प्रयास किया है। लेकिन मोटे तौर पर अपन देखते हैं कि जो भारतीय समाजवाद है वो यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग और अपने खास ढंग का है। क्योंकि हम देखते हैं सोवियत संघ या मतलब जो पूर्व सोवियत संघ USSR या अन्य समाजवादी राज्यों की तरह यह निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन नहीं करता है। ध्यान रखना, पूर्व सोवियत संघ राज्य था, वहाँ पर निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता का बिल्कुल उल्लंघन किया जाता था। लेकिन भारत में समाजवादी ढांचे में इनका बिल्कुल स्वीकार है, निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन हमने नहीं किया, बल्कि आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चले हम। आर्थिक न्याय की धारणा लोकतंत्र के साथ मिलकर चले हैं। इस दृष्टि से इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कह सकते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। अब ध्यान रखना, सरकारी नियंत्रण होता है और सरकारी नियंत्रण पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं कि पूर्व सोवियत संघ है, इस प्रकार के देशों में पूरा नियंत्रण होता था, लेकिन वहाँ निजी उद्यमशीलता या निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ पे इस समाजवादी ढांचे में, इस समाजवादी राज्य के मॉडल में देखा कि सरकारी नियंत्रण भी है तो साथ साथ निजी संपत्ति अर्थात निजी उद्यमशीलता को भी स्वीकार किया या उसका भी अस्तित्व है। इसके अलावा दूसरा मॉडल देखते हैं कि कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रतिपादित हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को भारतीय समाजवादी राज्य अस्वीकार करता है। हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में कि जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी राज्य अर्थात जो वैज्ञानिक समाजवाद का जो उल्लेख करते हैं उसमें हिंसक संघर्ष का उल्लेख किया गया, लेकिन भारतीय समाजवादी ढांचे में उसका पूरा अस्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अहिंसक नीतियों के माध्यम से समाजवाद की उपलब्धि को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए एक बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था, उस फैसले का नाम है DS नकारा बना भारत संघ, जो 1982 में दिया था। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से उसमें कहा था कि भारतीय समाजवाद जो है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक ऐसा अनोखा मिश्रण है जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। कह सकते हैं हमारा समाजवाद गांधीवाद से भी बेहद प्रभावित है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का ऐसा मिश्रण है जिसमें अधिकतम रूप से ये गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, यानी हमारे देश में सभी हमारी संपूर्ण भारतीय जनता में किसी प्रकार का आर्थिक स्तर पर असमानता नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको स्पष्ट करना है कि भारतीय समाजवाद है जो आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उन्हें अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है। किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति व उद्यमशीलता को खारिज किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास करता है। ये हमारा समाजवादी। हमारी जो अगली विशेषता है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए, ये भी मैंने आपको पूर्व में बताया कि पंथ निरपेक्ष शब्द का भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समावेश किया गया। देखिए, पंथ निरपेक्ष अपने आप में बहुत ही विस्तृत शब्द है और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भी है। देखिए, इसके 3 तरह से अलग अलग राज्यों में प्रयोग होते हैं। जैसे अपन समझने के लिए करें तो जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ था। अब ये ऐसे जो साम्यवादी राज्य होते हैं जो प्राय धर्म विरोधी होते हैं। अब पंथ निरपेक्ष में देखें कि किस किस प्रकार से इसका अर्थ लिया जाता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले अपन एक उदाहरण देखते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ का। अब जो भूतपूर्व सोवियत संघ था वो एक साम्यवादी राज्य था, कम्युनिस्ट स्टेट था। और जो कम्युनिस्ट स्टेट्स होते हैं वो प्राय धर्म विरोधी होते हैं, अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते हैं, वो धर्म में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल धर्म से परे होते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक नशा।
इस प्रकार से जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, मार्क्स के जो अनुयायी हैं, वो बिल्कुल धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो बिल्कुल धर्म के विरोधी होते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी क्या है? एक धर्मतंत्रीय राज्य है। इनमें धर्म का प्रमुख ही राज्याध्यक्ष होता है और धार्मिक ग्रंथों को संविधान माना जाता है। अब देखिए, जो धर्मतंत्रीय शासन व्यवस्था वाले होते हैं, जो धर्म का जो प्रमुख होता है वही उसका राज्याध्यक्ष होता है, मतलब हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसी को संविधान मानते हैं। तो कह सकते हैं ये पूरी तरह से एक धर्मतंत्रीय है। एक तीसरे प्रकार के, जैसे हमारे पड़ोस पाकिस्तान में देखते हैं। अब पाकिस्तान जैसे उन धर्म प्रभावित राज्यों की अलग स्थिति है। वो क्या है कि वो एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म का दर्जा देते हैं, एक धर्म को अपना विशेष राजकीय धर्म का दर्जा देते हैं तथा शेष धर्मों के नागरिकों को धार्मिक समानता की गारंटी नहीं देते। और स्वाभाविक है, जब किसी भी देश ने अपने आप का एक कोई राजकीय धर्म घोषित कर दिया तो दूसरे धर्मों के वो क्या गारंटी देंगे इस प्रकार से। तो ये हमने देखा, जब हमारे सामने इस प्रकार के ये 3 उदाहरण हैं। एक बिल्कुल है जो कम्युनिस्ट है, वो धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। एक जो धर्म तंत्रीय है, जो बिल्कुल जो धर्म का प्रमुख होता है वही राज्य का प्रमुख होता है। एक वो होते हैं जो अपने चाहे शासन व्यवस्था के कैसे स्वरूप हो, लेकिन एक अपना राजकीय धर्म घोषित कर देते हैं इस प्रकार से। तो हमारे सामने भी एक प्रश्न था कि हम एक किस प्रकार से राज्य, तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में उल्लेख इसका नहीं था, लेकिन उसका भाव यही था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना इस शब्द को भी उसमें समावेश किया गया। देखिए, प्रतिस्थापित किया गया। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य की सबसे प्रमुख पहचान ये होती है कि ये न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। महत्वपूर्ण बात है कि ये न तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है और न ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। मतलब राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर चलता है, सबका सम्मान करता है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। ठीक है, मतलब ऐसे राज्य प्राय सभी धर्मों के साथ बराबर की दूरी बनाकर चलते हैं तथा राज्य के कार्यों के भीतर धर्म के प्रभाव को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ऐसे राज्यों में नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त होती है, रिलीजियस फ्रीडम प्राप्त होती है, जिसके तहत वे न सिर्फ अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं, बल्कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्मांतरण करने तथा किसी भी धर्म को न मानने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। राज्य के विभिन्न धर्मों के नागरिकों को इस आधार पर विभेद नहीं करता है कि उनके धर्म अलग अलग है या उसकी निगाह में सभी नागरिक बराबर है। बिल्कुल, मतलब सरकार अर्थात हमारा राज्य किसी भी धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। अब इसमें भी पंथ निरपेक्ष में 2 होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इस प्रकार से अपन कहें कि जैसे अपने जो अमेरिका है, अमेरिका एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसकी जो नकारात्मक है, मतलब वो किसी प्रकार के धार्मिक मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते, किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन पंथ निरपेक्ष सकारात्मक होती है। जैसे अब हमारे भारत है, भारत में पंथ निरपेक्षता जो है वो बिल्कुल सकारात्मक रवैये से, यानी आप देखेंगे कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी अलग अलग धर्मों के त्यौहार होते हैं तो हमारी राज्य द्वारा सबको एक बधाई संदेश दिया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं और एक शांति सद्भावना के तौर पर हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल एक अच्छा संदेश देते हैं। और दूसरा हमने भी देखा है कि जैसे हमारे यहाँ पे हज यात्रा होती है तो सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी है इस प्रकार की, या फिर अमरनाथ की यात्रा हो, किसी भी प्रकार से, तो सरकार अपने किसी भी कार्यों में किसी धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन सबको शांति सद्भावना के तौर पर इस प्रकार का एक समर्थन करते हैं। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है।